गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बूस्टर अकेडमी पे। कैसे हैं आप सब लोग? दिखा दो। आवाज आ रही मेरी? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे ना। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन देखा था हम लोगों ने, कंटिन्यू करते हैं उसको। भौतिक विभाजन देख रहे थे ना। एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, देन आगे चलते हैं। देखो, भौतिक विभाजन के अंदर हम लोगों ने जियोग्राफी की डिवीजन ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग, या राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है 4 भागों में किया जाता है। कौन कौन से सर? उनको हमने कल डिटेल से देखा था सर। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है सर, पश्चिमी मरुस्थल है। दूसरा कौन सा है सर पश्चिमी मरुस्थल के बाद में? दूसरा है हमारे पास में पूर्वी मैदान है। और कौन सा है सर? एक हमारे पास में अरावली है। और कौन सा है सर? दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार है, या अरावली या पर्वतीय प्रदेश है। जो कहना है कह लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वत के रूप में तो अरावली है। और एक हमारे पास में पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार, जो भी कहना है कह लो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? आ गई ना? अब देखो, ये 4 हमारे पास भौतिक प्रदेश है ना। इन 4 भौतिक प्रदेशों में से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है? अरावली प्रदेश का हुआ है। ये हम जानते हैं, हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। अरावली प्रदेश का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है सर, हमें पता है। जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, टाइम स्केल पढ़ी है, उनके लिए बहुत आसान है। जिनके नहीं पढ़ी उनको याद करना है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है सर। अब ये बताओ मेरे को कि आपको मैंने डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन पठारी क्षेत्र पढ़ा है। मैंने कहा कि दक्कन पठारी क्षेत्र का विकास, जिन्होंने मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है, उनको सारे टाइम स्केल पता है कि कौन से टाइम में क्या बना है। हाँ, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं आई, अभी डलवाते हैं। अभी डलवाते हैं क्लास की पीडीएफ। तो मैं क्या कह रहा था आपको? हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये सारा पता है, तो आपको प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है अरावली। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन बना है? तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया था, याद करो आप क्लास के अंदर, कि जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वो बना है क्रिटेशियस काल में। याद आ रहा है? मेसोजोइक के क्रिटेशियस काल में। तो ये इसका निर्माण, पठारी प्रदेश का निर्माण, तो उसी का भाग है डेक्कन वाले का क्षेत्र का, क्रिटेशियस में। तो ये क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। कौन से पीरियड में सर? क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। बाकी ये मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये हमारे शेनोजोइक के प्लिस्टोसीन काल में बना है। ये किस में बना है सर? ये प्लिस्टोसीन काल में बना है, प्लिस्टोसीन काल में बना है। तो ये याद रखना है आपको कि हमारे पास में जैसे पूर्वी मैदान हो गया, पश्चिमी मरुस्थली हो गया, ये प्लिस्टोसीन काल में बने। हमारे यहाँ पास अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर उसका निर्माण हुआ है। पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश है, इसका निर्माण सर क्रिटेशियस पीरियड में या क्रिटेशियस काल में हुआ है। एक चीज जो मैंने कल पढ़ी थी, हाँ आप थे ना, तो आपको समझ आ जाएगा आराम से कि जिन्होंने पढ़ी थी उनको याद आ रहा जाए। प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है। ये देखो, मैंने आपको पढ़ाया था डेक्कन प्लेट्यू क्रिटेशियस काल में बना था, याद आ रहा है? और ये मैदानी प्रदेश जो बने वो प्लिस्टोसीन काल में बने। ये सारी बातें मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया था, तो उसी हिसाब से ये भी निकल आएंगे। उसके बाद देखो आप, जैसे हमने ये बात करी थी कि एक पेंजिया था, वो पेंजिया जो था वो पेंजिया ब्रेक हुआ। पेंजिया ब्रेक हुआ तो उत्तरी भाग हमारे पास में बना था अंगारा लैंड या लोरेंशिया बना था, और दक्षिणी भाग हमारे पास में बना था गोंडवाना लैंड। याद आ रहा है? गोंडवाना लैंड बना था। मैंने शुरू से मैं आपको समझा रहा हूं कि भारत का या राजस्थान का कोई भी भाग अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, या तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या इनके बीच में जो तैती सागर का निर्माण हुआ उसका भाग है। तो हमें यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे अरावली और जो पठारी प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये किसका भाग है सर? ये गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखना। ये किसका भाग है सर? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जबकि पश्चिमी मरुस्थली और पूर्वी मैदानी भाग है, ये हमारे तैती सागर का भाग माना जाता है। तो हमारे पास में 3 जो हमारे पास से क्षेत्र थे, गोंडवाना लैंड था, तैती सागर था और अंगारा लैंड था। तो उसमें गोंडवाना लैंड जो है उसका भाग हो गया हमारे पास में अरावली प्रदेश, पठारी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान हमारे तैती सागर के भाग हो गए। इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका निर्माण किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण क्रिटेशियस पीरियड में। इसका निर्माण, इन दोनों का निर्माण प्लिस्टोसीन काल के अंतर्गत हुआ है। तो ये हमारे नवीनतम प्रश्न श्रृंखला है। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इस तरीके से हम भौतिक विभाजन करते हैं, उनका टाइम पीरियड ये, कौन कैसे बना है ये मानते हैं।
ठीक है। इसके अंदर ये माना जाता है कि सबसे पहले कौन सी संरचना बनी है, सबसे पहले हमारे नाम दिख रहा है उनके नाम से अरावली बनी है, उसके बाद कौन सी संरचना बनी है, उसके बाद में पठारी संरचना बनी है, उसके बाद में कौन सी बनी है, उसके बाद में मैदानी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा किसी किताब में मैदानी मिल जाएगा, किसी किताब में मरुस्थलीय मिल जाएगा। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि दोनों का ही निर्माण जो है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, उसके कारण से ये ऊपर नीचे कहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रख लेना है। और दूसरी चीज, कुछ लोग ये मानते हैं कि मैदान का निर्माण आज भी हो ही रहा है नदियों के द्वारा लाए गए उछादों से, तो ऐसे तो मरुस्थल पे भी तो परतें चढ़ ही रही है, तो ऐसे करके इसमें कंफ्यूजन होता है, कारण है प्लीस्टोसीन काल। आपको कभी एग्जाम में वैसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछे तो अरावली, पठारी, मैदानी और मरुस्थलीय ऐसे कर देना, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पास में पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे हम लोग, सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश हमने शुरू करा, हमने सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश शुरू करा था वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुरू करा। पश्चिम, हमने कौन सा प्रदेश शुरू करा था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुरू करा, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुरू करा। तो हमने सबसे पहले कौन सा शुरू करा था सर, हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुरू करा था, या हमने डेजर्ट एरिया शुरू करा था, या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश शुरू करा था। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है हम उसको दो भागों में बांट के देख रहे थे। बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, 50 सेमी से कम वर्षा, याद रखना ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, साथ साथ लिख लेना है आपको, नोट्सों के भरोसे नहीं रहना है, जो चीज हाथ से लिखी रहती है वो याद रहती है, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज ये हम कह सकते हैं अरावली के पश्चिमी भाग हो गया, अरावली का पश्चिमी भाग हो गया, ये पता ही आपको, अरावली का पश्चिमी भाग। दूसरी बात, कौन सी कॉमन विशेषताएं सर, अरावली के पश्चिम भाग हो गया, और इसकी क्या कॉमन विशेषताएं कभी लिखना पड़े तो, एक ये इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है सर, प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ है, हमें पता है ये प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। दूसरा हमें पता है कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ये एरिया में कितना है सर, 61.11% इसका क्षेत्र है। सर इसकी जनसंख्या कितनी है सर, जनसंख्या की यदि बात करें तो इसकी 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी है, सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला भी है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भौतिक प्रदेशों में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये इस तरीके से कुछ बातें आपको ध्यान होगी, है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो ये कॉमन विशेषताएं हमने किसकी देखी थी, ये मरुस्थलीय प्रदेश की या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की देखी थी, ध्यान में ना ये सब। उसके बाद देखो इसका क्लासिफिकेशन करा, तो हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन करा था, इसका वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वो दो तरीके से। एक हमारे पास में शुष्क प्रदेश है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, दूसरा हमारे पास में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। कितने लोगों को याद है ये, शुष्क प्रदेश हो गया, दूसरा हमारे पास में अर्ध शुष्क हो गया, बना लेना है। शुष्क प्रदेश वो जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर वाली रेखा को हम लोग मानते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क का विभाजन का आधार। तो 25 सेमी से कम वर्षा वाला जो रीजन है, कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, उसको हम शुष्क प्रदेश में रखते हैं, कम वर्षा वाला क्षेत्र है उसको। और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको इसके अंदर रखते हैं, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य, जैसे 50 सेंटीमीटर के मध्य, सेंटीमीटर के मध्य का क्षेत्र, के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, ध्यान रखना है। ये अर्ध शुष्क हो जाएगा, ये हमारे पास शुष्क हो जाएगा और ये अर्ध शुष्क हो जाएगा। ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क हो जाएगा और ये हमारे पास में अर्ध शुष्क हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाला। कोई दिक्कत है? गुड इवनिंग, नमस्कार। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, और शुष्क प्रदेश अर्ध शुष्क हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाला। तो हम लोगों ने पहले देखा था शुष्क प्रदेश। अब इस शुष्क प्रदेश की फर्दर विशेषताएं देखते हैं, यानी ड्राई रीजन की। अब देखो शुष्क प्रदेश कौन सा था, ये बातें हम कल कर चुके हैं सारी, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। शुष्क प्रदेश की विशेषताएं पढ़ चुके हैं ना? हाँ सर, शुष्क प्रदेश। पहले तो ये कि शुष्क प्रदेश है उसको भी हम लोग दो भागों में बांट करके देख रहे थे, दो भागों में बांटा था। कौन कौन से में बताओ? एक शुष्क प्रदेश में हम बालू का स्तूप युक्त देख रहे थे, याद आ रहा है क्या? एक बालू का स्तूप युक्त था, एक सर बालू का स्तूप मुक्त था। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। ध्यान में है किसी को? बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ध्यान है ना? ठीक है। शुष्क प्रदेश में बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये कितना है सर? ये 41.5% क्षेत्र है सर। और ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है सर? ये 58.5% क्षेत्र है। ये कल वाली क्लास याद करो एक बार, फिर से एक बार फटाफट रिवीजन है ये आपके लिए शॉर्ट में।
तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना था? 41.5%। सर वो कितना है बालू का स्तूप युक्त? 58.5%। जैसे मैं लिख रहा हूँ हर चीज याद रखनी है, दिमाग बिठानी, फालतू एक भी चीज मैं बोलूंगा ही नहीं, काम की जितनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बातें करेंगे। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में? कल मैंने आपको बताया था कि एक इधर से आप फलोदी ले लो, दूसरा आप इधर से क्या ले लो, बालोतरा, इधर से आप ले लो कौन सा, पोखरण वाला क्षेत्र ले लो, उसके बाद में कौन सा ले लो सर, उसके बाद में आप ले लो इधर बालोतरा वाला क्षेत्र। तो इन तीनों के बीच में जो विस्तार है यहाँ पर यदि आप देखोगे, जैसलमेर, जोधपुर, पहले जोधपुर बाड़मेर था, अब ये हो गया, इनके बीच में ये जो क्षेत्र है वो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसी को मैंने कल आपको बोला था कि इसी को हमादा बोलते हैं, यानी ये चट्टानी मरुस्थल है, इसी को हम लोग हमादा बोलते हैं। चट्टानी प्रदेश है ये हमारे पास, चट्टानी प्रदेश है, चट्टानी प्रदेश या चट्टानी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में देखी थी। ये बात याद है आपको? हाँ, लास्ट, यदि क्लास से जुड़ी हुई बात है तभी पूछ लो, यदि क्लास से जुड़ी नहीं है तो बात पूछ। साथ साथ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है फिर बढ़िया। फिर हम लोग देख बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई प्रकार के बालू का स्तूप निकलते हैं। अब यहां अपने को क्लास को कंटिन्यू करना है, ये कल की बात थी, अब यहां पर आ जाओ आप। रिवीजन इसलिए जरूरी कि आपको कल की बातें याद आ जाए। बालू का स्तूप युक्त, देखो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप बनते किससे? तो जो वायु होती है उसके द्वारा जो मिट्टी उड़ा करके ला जाती है उसके निक्षेपण से जो बनते हैं वो बनते हैं बालू का स्तूप। स्तूप मतलब हो गए रेत के टीले या रेत के धोरे, तो वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित रेत के टीले, वायु निक्षेपण यानी डिपोजिशन से, वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित रेत के टीलों को बालू का स्तूप बोलेंगे। निर्मित रेत के टीले, रेत के टीले उनको क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप निर्मित, निक्षेपण से निर्मित रेत के टीले। बिल्कुल पीएचडी की जरूरत नहीं है, आरएस प्री के अंदर ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ना इंडियन ज्योग्राफी और ना राजस्थान ज्योग्राफी, किसी को भी 1% परेशान कराओ, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हो किसी ने तो बता देना, कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी चीजें क्लास में होती है लगभग क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपको मिल जाए, 8 तो पक्का आ गए होंगे, 9 ही। आरएस प्रीलिम्स की ये स्थिति थी, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो मेरे को नहीं पता, लेकिन ज्योग्राफी की बात कर ले, वर्ल्ड हो, इंडिया और राजस्थान, तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो अपनी क्लास से ही मिले हैं। और क्या करना है आपको, अब उठा के देख लो, पहले पीछे के नोट्स उठा के देख लो, सीधे सीधे आपको 10 में से 9 क्वेश्चन मिल जाए। किसी में 10 में से 10 मिले हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और क्या करना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे, पहले पढ़ा रहा था तब सर ऐसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे, फिर प्रैक्टिस करा रहा तो ऐसे थोड़े आएंगे, ऐसे ही आते हैं भाई क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं, उतना तो कर लो। हाँ तो देखो बालू का स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश यानी वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित रेत के टीलों को बालू का स्तूप बोलते हैं। अब ये कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, किस किस प्रकार के, अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से देखे थे सर हम लोगों ने? एक हम लोगों ने देखे थे, सबसे पहले बात करी थी हमने बरखान की, अब एक एक करके बताऊंगा सब। बरखान की बात करी, इसके बाद सर अनुदैर्ध्य की बात करी, अनुदैर्ध्य की बात करी, फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ की बात करी, अनुदैर्ध्य की बात करी, उसके बाद सर अनुप्रस्थ की बात करी, उसके बाद शीफ, इनकी बात करनी है, करी क्या, शीफ हो गया, उसके अलावा सर पैराबोलिक हो गया, उसके अलावा सर पैराबोलिक हो गया, उसके अलावा सर स्टार हो गया, तारानुमा हो गया, तारानुमा हो गया, एक शायद नाम मैंने आपको कल नहीं लिखा होगा, कौन सा नहीं लिखा था मैंने, नेटवर्क नहीं लिखा होगा, नेटवर्क बता देते हैं, और तो लिख दिए थे सारे, कोई बस तो नहीं गया ना। अनुदैर्ध्य हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, शीफ हो गया, पैराबोलिक हो गया, तारानुमा हो गया, नेटवर्क हो गया, बरखान हो गया, ठीक है। सर्बर काफीज, ये बालू का स्तूप है, एक एक करके देखते हैं। अरे इधर कहते सर जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो अपना आप इजी होता है, नहीं, जो सब्जेक्ट इजी होता है वो मैं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट सबसे इजी होता है ना वो मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो सबसे पहले बरखान स्तूप देखो, बरखान कौन से होते हैं, बरखान स्तूप कौन से होते हैं, बरखान स्तूप कौन से होंगे? तो जैसे क्या होता है कि मान लो कि किसी दिशा में हवा चल रही हो, मतलब ऐसे हवा चल रही हो, इस डायरेक्शन में हवा, ये हवा की दिशा है, ये वायु की दिशा है, इसके कारण से क्या होगा कि मतलब इस तरीके से कोई ऐसे ऐसे इस तरीके की संरचना कोई बना ले, जैसे कि देखो दोनों भाग शंकरे हो, बीच में से भाग मोटा हो, यानी कहने का मतलब है कि ऊंचाई ज्यादा होती है मध्य में से बरखान की,
इस तरह की कोई संरचना बना ले, वायु की दिशा ये हो तो उस तरीके अर्धचंद्राकार बोल देते हैं इसको। तो अर्धचंद्राकार रूप में कोई रेत के टीले बन जाते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में इस तरीके के टीले बन जाएंगे, जिनका ये साइड होती है वो ज्यादा ऊंची नहीं होती, मध्य भाग ज्यादा ऊंचा होता है, किसका, बरखाने का, देखने से पता चल रहा है। तो इस तरीके के जो होते हैं अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। ये खड़े वाले इस तरीके से होता है, तो इन्हें अनुप्रस्थ प्रकृति का ही माना जाता है सामान्यतः। तो ये वायु है, तो इस तरीके से अर्धचंद्राकार रूप में बनते हैं, उनको बरखान बोलते हैं। याद रखना है, क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो ये सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे शेखावाटी क्षेत्र हो गया, चूरू, शिक्कर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार। याद रखना ही, एक एक सेंटेंस कल मैंने कहा था याद करके आना, तो मेरे हिसाब से आप याद करके आए होंगे। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है इसका, सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलेगा। शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार किनका मिलता है, सर बरखान का मिलता है। और रेगिस्तान के मार्च या रेगिस्तान के मरुस्थल के मार्च में या रेगिस्तान के प्रसार में, मरुस्थल का मार्च बोलते हैं इसको, रेगिस्तान के प्रसार को मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च या रेगिस्तान का विस्तार, एक ही बात हो गई। इसमें सबसे ज्यादा शाये कौन से हैं, रेगिस्तान का विस्तार, मरुस्थल का मार्च या रेगिस्तान का विस्तार। मरुस्थल का मार्च में सर्वाधिक भूमिका इन्हीं की है, मतलब स्थानांतरण सबसे ज्यादा, तब ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह तेज गति से स्थानांतरित होने वाले। मरुस्थल का मार्च या रेगिस्तान का विस्तार में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का है, सर्वाधिक योगदान देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्थानांतरणशील है, बहुत तेज गति से। भालेरी, हाँ भालेरी चूरू के अंदर भी यही मिलता है। तुम्हें भालेरी से बड़ा इंटरेस्ट है तो ये लिख दे रहा हूँ, भालेरी चूरू है, भालेरी चूरू में, चूरू शेखावाटी में था ना बेटा, ये लो, उन क्षेत्र में भी ये मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार, मरुस्थल का मार्च, रेगिस्तान का विस्तार में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का है। और क्यों, क्योंकि अत्यधिक स्थानांतरणशील या गतिशील है, ये अत्यधिक गतिशील या स्थानांतरणशील है, ये अत्यधिक गतिशील या स्थानांतरणशील है। अत्यधिक गतिशील या स्थानांतरणशील जो है, उनसे अत्यधिक गतिशील या स्थानांतरणशील कौन से हैं, सर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। याद रखना है, अत्यधिक गतिशील या स्थानांतरणशील कौन से, अर्धचंद्राकार या बरखान स्तूप, ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा योगदान या कंट्रीब्यूशन किनका, इनका है, तो याद रखना है। ये कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक बरखान बालू का स्तूप में कोई समस्या है तो बोलो। अच्छा, अब सुजानगढ़ में आ गया क्या पेटी में, अरे अब सुजानगढ़ में आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं है ना, आगे चले, ठीक है। फिर यहां तक कोई समस्या नहीं है ना इसमें। अब दूसरा देख लेते हैं अपन, अनुदेर्दे की बात कर लेते हैं, अनुदेर्दे बालू का स्तूप। या जैसे बरखान की बात करते हैं, जैसे बरखान है, मान लो ये अपने पास में बरखान है, ठीक है, ये वायु की दिशा थी, ये वायु की दिशा है, ये वायु की दिशा। अब ये वायु की दिशा तो बदल ही सकती है ना, ऐसा तो है नहीं कि चेंज नहीं होगी। अब वायु इधर से नहीं होकर के वायु की दिशा ये हो गई, जैसे ही वायु की दिशा बनेगी तो अब ये इधर ज्यादा विस्तार होगा, तो अब ये कैसे फैल जाएगा, ये ऐसे फैल जाएगा, देखो मतलब इस डायरेक्शन बने बने रहे, ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा और बनाऊंगी नीचे, बने कौन सा ही, पेंटिंग में मैं बजे खराब हो। हाँ तो मतलब इस तरीके से, मतलब इस तरीके से एक इसका जो है ना, इधर ये वायु का दिशा होने की वजह से ये एक इसका किनारा आगे बढ़ गया, तो इस तरीके का जो हो जाता है, बरखान में भी वायु की दिशा चेंज होती है, तो ये शीफ कहलाता है, शीफ कहलाता है। शीफ में के बारे में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, हाँ करवा देंगे असिस्टेंट प्रोफेशनल, पहले ये तो पढ़ो। ये जो आपके पास में शीफ जो बनते हैं, ये शीफ टाइप के जो बनते हैं, ये ध्यान रखना, इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अनुदैर्ध्य यानी शीफ किस प्रकृति के होते हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं। अब अनुदैर्ध्य आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले याद रखना है कि शीफ मतलब अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनु ने ज्यादा शी लागे, यहाँ याद कर लो, अनु एक छोरिए बिन सी घणु लागे, या याद करो। तो अनुदैर्ध्य शीफ प्रकार के, अनुदैर्ध्य
अनुप्रस्थ नहीं है, अनुदैर्ध्य है, लेकिन अनुप्रस्थ में भी आएगा। ऑप्शन में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होगा। तो याद रखना कि धैर्य किसको है? धैर्य, शीफ या धैर्य। शीफ को धैर्य से याद कर लो, है ना। कैसे बनाओगे इसको? कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन, तो कुछ फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ऐसे याद रखो। शीफ और अनुदैर्ध्य, ये अच्छे से बिठाना है दिमाग के अंदर। ये पूछते एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि शीफ जो है वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, तो याद रखना है कि अनुदैर्ध्य। हाँ, ये जो बरखान है ये किस प्रकृति का है? तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति का है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति का, लेकिन वायु की दिशा में परिवर्तन होने की वजह से इसका एक जो साइड थी वो आगे निकल गई बहुत ज्यादा। अब वो किस प्रकृति में बदल गया? वो अनुप्रस्थ प्रकृति में बदल गया, सॉरी अनुदैर्ध्य प्रकृति में बदल गया। तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, शिप किस प्रकृति का है? तो अनुदैर्ध्य प्रकृति का है। ये याद रखने वाली बात है, याद रह जाएगा। ये कोई डाउट है नहीं ना? अब ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, अब आप आओ अनुदैर्ध्य पे। अब आपको अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में अंतर बताते हैं। एक आपके पास में अनुदैर्ध्य हो जाएगा और एक अनुप्रस्थ हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर है? अनुप्रस्थ जहां होता है वहां शब्द का मतलब ही होता है अनुप्रस्थ शब्द का, या इसका मतलब लंबवत होता है, इसका मतलब ही लंबवत होता है। और अनुदैर्ध्य शब्द का अर्थ ही समानांतर या पैरेलल होता है। समानांतर या पैरेलल, ये ध्यान रखना है। ये शब्द का मतलब ही यही होता है। अपन साइंस वगैरह में जब पढ़ते हैं तो इनको फोकस रखना है। अनुदैर्ध्य मतलब पैरेलल यानी समानांतर। अनुप्रस्थ ही लंबवत शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनुदैर्ध्य समानांतर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि इधर से वायु आ रही है, इधर से ये हवा की दिशा है मान लो। यदि हवा की दिशा ये है तो इसी डायरेक्शन में बालू का स्तूप बन जाएंगे, जैसे इसी प्रकार से, इसी तरीके से बालू का स्तूप। यानी जिस दिशा में वायु की, ये वायु की दिशा, वायु की दिशा, और ये जो दिशा है ये बालू का स्तूप की दिशा है, ये बालू का स्तूप की दिशा। तो वायु की दिशा में ही बालू का स्तूप की दिशा हो जाए, बालू का स्तूप की दिशा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो हम क्या कहेंगे अनुदैर्ध्य में? क्या कहेंगे? वायु की दिशा में ही बालू का स्तूपों का निर्माण, वायु की दिशा में क्या बोलेंगे? वायु की दिशा में ही बालू का स्तूप या उसके समानांतर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। बालू का स्तूप का निर्माण वायु की दिशा में ही या उसके समानांतर, एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, वायु की दिशा के समानांतर या पैरेलल यदि कोई बालू का स्तूप बन रहा है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अनुदैर्ध्य शब्द। बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड यूज करते हैं। हाँ, ये बात है। बार बार अनु मत बोलो, आप बोल रहे हैं कि मम्मी ने बोला। कह दिया करो मम्मी ने, क्या करो मैं कुछ मादी करूँ क्लास के अंदर, कड़े टूटन ला गिरे। यदि मम्मी ने क्या करो मैं कुछ मादी करूँ, क्लास रुक गई? सबके रुक गई या खाली शुभू चौधरी की रुक गई है? तो फिर देखो अनुप्रस्थ, अब इसका मतलब क्या हो गया? अब यहां पर आप डालो वायु की दिशा में ही बालू का स्तूप का निर्माण, मतलब जैसे इधर से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में पैरेलली बन गए हैं। अब देखो इधर से वायु इधर से चल रही है और उसके लंबवत बन जाए, जैसे मान लो कि इधर वायु की दिशा है, ये वायु की दिशा है, वायु की दिशा है, इसके लंबवत बन जाए, ये वायु की दिशा है, इसी के लंबवत यदि बालू का स्तूप बन जाए, कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से रेत के टीले बन जाए। तो वायु की दिशा के लंबवत यदि टीले बन रहे तो ये क्या हो गए सर? अनुप्रस्थ हो गए। क्लास सबके रुक गई या केवल नहीं रुके, मतलब कुछ मादी शब्द है तो ध्यान रखो। तो देखो वायु की दिशा के लंबवत, तो हम क्या कहेंगे? इस तरीके से। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इधर से वायु हवा आ रही है और इसी के डायरेक्शन में बालू का स्तूप बना है, चल रही है ना। हाँ, इधर से वायु आ रही है, इसके लंबवत यदि खड़े यदि बालू का स्तूप बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? वायु की दिशा के, ये शब्द देखो अनुप्रस्थ शब्द में ही लंबवत ढूंढ लेना बस, बाकी ज्यादा झंझट करना नहीं है। अनुदैर्ध्य में ही आपको हमेशा दिमाग में रखना, अनुदैर्ध्य शब्द आ रहा है मतलब पैरेलल है। तो वायु की दिशा के लंबवत बालू का स्तूपों का निर्माण, वायु की दिशा के लंबवत, वायु की दिशा के लंबवत बालू का स्तूपों का निर्माण, बालू का स्तूपों का निर्माण। तो क्या बोलेंगे उसको? अनुप्रस्थ। वायु की दिशा के लंबवत बालू का स्तूपों का निर्माण क्या कहलाएगा? वायु की दिशा के लंबवत बालू के स्तूपों का निर्माण क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ प्रकार का कहलाएगा। या हम कह देंगे समकोण की स्थिति में, एक ही बात है, कुछ भी लंबवत बोल दे, समकोण बोल दे, परपेंडिकुलर बोल दे, राइट एंगल बोल दे, कुछ भी बोले तो वो अनुप्रस्थ है। तो अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा कहां है? सर्वाधिक कहां है सर? जैसलमेर के अंदर है।
सर्वाधिक कहाँ है सर, याद करने के लिए बोला था कल मैंने। सर्वाधिक अनुदैर्ध्य प्रकार के कहाँ मिलते हैं सर, सर्वाधिक अनुदैर्ध्य प्रकार के जैसलमेर में मिलेंगे सर। ये सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे सर, जोधपुर के अंदर मिलेंगे। सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे सर, अनुप्रस्थ। सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे ये आपके जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे सर, जोधपुर, याद रखना है। सर्वाधिक ये जोधपुर में, ये सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे सर, जैसलमेर में। तो ये जोधपुर में मिलेंगे और वो जैसलमेर में, याद रखना है। इस तरीके से जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं सर, अनुप्रस्थ बोलते हैं। इस तरीके से जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। ये सर्वाधिक कहाँ है सर, जैसलमेर। ये सर्वाधिक कहाँ है सर, जोधपुर में। चल रही है, नेटवर्क इश्यू है आपके होगा ना। ये क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको बात, ये बताओ पहले। सबसे पहले ये बताओ। अब देखो, जब ये शीफ है ना, शीफ और अनुदैर्ध्य को एक साथ याद रखिएगा। शीफ के बारे में जो क्वेश्चन आता है ना, वो यही पूछते हैं कि शीफ किस प्रकार के है, तो अनुदैर्ध्य प्रकार है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो खड़ी थी बरखान के कारण से, एक डायरेक्शन चेंज होने के कारण से उसको समानांतर कर दिया उसके, इसलिए उसे अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो ये यहां तक कोई डाउट है तो बताओ आप। कोई डाउट नहीं है ना, कोई इशू है नहीं ना। तो देखो ना, बालू का स्तूप में सबसे पहले कौन से बालू का स्तूप की बात करी सर, बरखान बालू का स्तूप की बात करी। तो बरखान क्या हो गया, इस तरीके से वायु की दिशा में इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से निर्माण होगा, यानी अर्धचंद्राकार रूप में, सेमी सर्किल टाइप में बनेंगे, है ना। तो ये अत्यधिक गतिशील होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। रेगिस्तान के मार्च में इनका सर्वाधिक योगदान है, शेकवाटी क्षेत्र में सर्वाधिक यही इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं, चूरू वगैरह भालेरी वगैरह उस क्षेत्र में। क्लियर ना। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन से पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने शीफ को देखा। शीफ भी अनुदैर्ध्य प्रकार का है। फिर हमने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बीच में अंतर देखा है। तो मेरे हिसाब से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में कोई इश्यू, कोई डाउट आपको है नहीं है। क्लियर यहां तक, आगे चले, ठीक है। फिर अब यदि आपको अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ ये समझ में आ गए तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। उसके बाद कौन से है सर, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के बाद में कोई भी ले लेते हैं, बरखान ले लिया, पैराबोलिक ले लेते हैं। ये जैसे आपके पास में बरखान होते हैं उसके उल्टे होते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये उसके उल्टे होते हैं। क्या मतलब है सर, ये उसके उल्टे होते हैं। उल्टे का क्या मतलब, जैसे देखो, ये मान ले कि हमने देखा था अभी कि वायु की दिशा थी, ऐसे थी ना वायु की दिशा, वायु की दिशा ये थी, डायरेक्शन थी। तो बरखान कैसे बन रहे थे सर, बरखान ऐसे बन रहे थे, इस तरीके से बने थे बरखान। उल्टा कर दो इनको, ये पैराबोलिक टाइप के हो जाएंगे। या ऐसे कि जो महिलाएं अपने बालों के अंदर हेयर पिन लगाती है ना, पिन लगा हुए नहीं, मैं बोले पिन बोलते हैं ना महिलाएं, चटकन बोल रहे, पिन बोल रहे, और कहीं बोले, नाम भी नहीं पता मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, हेयर पिन ही बोलते हैं। और राजस्थानी भाषा में क्यों बोलिया करे पिन। तो ये जो हेयर पिन है, वो जो महिलाओं की हेयर पिन है उसके समान जिसकी आकृति होती है। महिलाओं की बालों में जो पिन लगती है, महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं की हेयर पिन के समान जो होती है, महिलाओं की हेयर पिन के समान जो होती है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, पैराबोलिक याद रखना है। बरखान के उल्टे कह लो, या महिलाओं की हेयर पिन के समान जो होते हैं, ऐसा मान गाले बिया बनेड़ो है, हाँ, उसके समान जो होते हैं उसको पैराबोलिक बोलता है। अब इसे याद रखो, पैरा में गोनी माध्यम पेरिस है, इसे याद रह जाएगा। पैराबोलिक मतलब पैर से संबंधित हो गया, पैर गोनी माध्यम संबंधित, बाड़ाओं संबंधित है, तो याद रह जाएगा आपको। हाँ, टिक टिक आली पिंदर की बोल सके, याद रख, ठीक है। तो याद रखना है, पैराबोलिक मतलब पैराम गोनी बाड़ाम पेरिस है, तो बाड़ाओं में पहनने वाली हेयर पिन के समान है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान के सभी जिलों में, मतलब मरुस्थलीय जिलों में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, तो सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं, यानी सगलाम मिले, वो महिलाएं सगलाम रहे, अभी सगलाम मिले सभी मरुस्थलीय जिलों में। भाई सगलाम जिला में महिलाएं कौन है, सगले जिला में महिलाएं हेयरपिन यूज कौन करे, तो सगला में सेव ज्यादा हेयरपिन ही यूज हुए, तो सेव ज्यादा राजस्थान में किसा है, यही है राजस्थान में। या मरुस्थल सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से है, यही है, सभी जिलों में मिलेंगे। और सर्वाधिक बालू का स्तूप भी है, सर्वाधिक बालू का स्तूप सभी जिलों में मिलेंगे, और सर्वाधिक बालू का स्तूप। तो दिक्कत नहीं ना। क्लिप, हाँ क्लिप बोले, वो हेयर पिन हो गया, क्लिप हो गया, तो सभी जिलों में मिलेंगे, और सर्वाधिक भी पैराबोलिक मिलते हैं। लोग बरखान का उल्टा हो जाते हैं, या महिलाओं की हेयर पिन के समान हो जाते हैं। तो याद रखना है पैराबोलिक बालू का स्तूप, याद रखना है, बस याद कर लेना है। कल की क्लास में फिर एक बार रिवाइज करवा देंगे फटाफट। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखो बालू का स्तूप में उसके बाद में कौन सा है सर, तारानुमा ले लें क्या, कोई भी ले लो, तारानुमा ले लेते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप,
तारानुमा लो स्टार, देखो क्या होगा, कब बनते हैं ये तारानुमा, जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास में कोई चट्टानी भाग हो जाता है, जैसे मान लो कि ये कठोर भाग है, चट्टानी भाग है ना, कठोर भाग है या कोई चट्टानी है जहां पर चट्टानी भाग है, उसके आसपास क्या होगी, हवाएं चलेगी ना, तो हवाएं इस तरीके से ला करके रेत के टीले इकट्ठे करेगी ऐसे, बीच में कोई भी कठोर चट्टान मिल गई, उसके चारों तरफ इस तरीके से रेत के टीले बन जाते हैं, समझ गए, रेत के टीले बन जाते हैं, जो यदि कोई बीच में कठार, जैसे अपने देखा था पोखरण हो गया, बालोतरा हो गया, जैसे फलोदी हो गया, वहां पर एक अपने को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो उसके चारों तरफ भी बनेंगे, तो इसी तरीके के बालू का स्तूप बनेंगे, तो कठोर चट्टान है बीच में, इसके चारों तरफ यदि स्टार रूप में इस तरीके से बालू का स्तूप बन जाए, तो जैसे जैसलमेर का मोहनगढ़ हो जाएगा, मोहनगढ़ पोखरण वाला क्षेत्र है वो, और इसके अंदर जैसे आप देखोगे तो गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र, तो कभी पूछ लेंगे यहां पर किस प्रकार के मिलते हैं, तो याद रखना है सूरतगढ़, गंगानगर, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, तो याद रखना है तारानुमा, तो स्टार टाइम में इस तरीके से बालू का स्तूप, कोई बीच में यदि कठोर चट्टान होगी तो उसके चारों तरफ इस तरीके से रेत के टीले इकट्ठे हो जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं, उसे तारानुमा बालू का स्तूप बोलते हैं, उसे तारानुमा बोलते हैं। हाँ, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो याद रखना इसको, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो तारानुमा हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अपन कौन देखें, सब्र काफीज, कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे बताते हैं। पहले तो सब्र काफीज क्या होता है, पहले ये देखो, जैसे जैसलमेर बाढ़ मारे वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि कहीं कहीं जैसे वो यानी मरूड़ी झाड़ियां मिल जाए कटी, तो ऐसे क्या होता है कि कोई झाड़ी हो गई, जैसे ये समझ लो कि ये हमारे पास में इस क्षेत्र में कोई इस तरीके से कोई झाड़ी है, ठीक है, फिर हमारे पास में एक और इस तरीके से कोई झाड़ी है, ठीक है, अब यहां पर कोई और झाड़ी है ऐसे ऐसे, अब हवा चलेगी तो इस झाड़ी के आसपास क्या होगी कि इस रेत के टीले बन जाएंगे, ये रेत के टीले इस तरीके से इकट्ठे हो गए, ये रेत के टीले ऐसे बन गए, ये रेत के टीले हो गए, इस तरीके से यदि रेत के टीले बन जाएं उसके चारों तरफ ऐसे, इस तरीके से, यदि इस तरीके से रेत के टीले बन जाएं इन झाड़ियों के आसपास, ये रेत के टीले, इन्हें सब्र काफीज बोलते हैं, समझ गया बात में, सब्र काफीज, ठीक है, याद रखना है ऐसे। तो सब्र काफीज मतलब ये, इनको सब्र नहीं था इसलिए पेड़ों को पकड़ लिया, ऐसे याद रख लो, इनको सब्र नहीं था तो कोई भी झाड़ी मिल जाए, कोई भी वनस्पति मिल जाए, उसके चारों तरफ इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरीके से जो रेत के टीले बन जाते हैं, किसी झाड़ी के चारों तरफ इस तरीके से रेत का टीला बन जाता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सब्र काफीज। क्लियर यहां तक? बोलो, जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में जो रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपको इस तरीके के मिलेंगे। ऐसी देखो, इन्हीं को एक अवरोधक भी शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, अवरोधक बालू का स्तूप, बैरियर के रूप में। अब ये नाम से ही क्लियर है, इसमें अलग से कुछ नहीं करना। यदि किसी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न हो जाए, नाम से क्लियर है, देखो अलग से मेरे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अवरोधक मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध, किसी कारण से, किसी चट्टान का अवरोध उत्पन्न हो जाए, है ना, किसी भवन का अवरोध उत्पन्न हो जाए, किसी पेड़ का या वनस्पति का अवरोध उत्पन्न हो जाए, किसी भी प्रकार के अवरोध के कारण से यदि कोई मान लो कि अवरोध उत्पन्न हुआ और उसके चारों तरफ यदि इस तरीके से कोई बालू का स्तूप या रेत का टीला बन जाता है, रेत का टीले का निर्माण हो जाए, बालू का स्तूप बन जाए, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अवरोधक बालू का स्तूप। तो क्या समस्या है, कोई भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से बालू का स्तूप बन जाए, क्योंकि मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, हाँ, तो इसको ध्यान रख लेना है, याद रह जाएगा। अवरोधक नाम से क्लियर है। ऐसे एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क में क्या होता है, रेत जो है तो ना बालू का स्तूप वो आगे से आगे चलता रहता है, एक शब्द होता है नेटवर्क बालू का स्तूप, सुना है? कभी पूछ लेना शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश की विशेषताएं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और नेटवर्क बालू का स्तूप, किस प्रकार के नेटवर्क बालू का स्तूप होते हैं, देखो ये पूछ लेते हैं एग्जाम प्रीलिम्स में, कभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो नेटवर्क बालू का स्तूप जो है वो किस तरीके से बनेंगे, जैसे मान लो कि कोई बालू का स्तूप बना, ये मान लो कि बालू का स्तूप या रेत का टीला बना ऐसे, फिर इसी के आगे इससे जुड़ा हुआ एक आगे विस्तार हो गया रेत के टीले का, फिर इसी से जुड़ा एक और आगे रेत का टीला विकसित हो गया, मान लो इस तरीके से आगे इस तरीके से रेत के टीले हैं उनका विस्तार होता जाए इस तरीके से, तो हम कहते हैं एक नेटवर्क रूप भी संरचना बना ली इसने, आगे से आगे इस तरीके से रेत के टीले आगे बढ़ते जाते, तो एक नेटवर्क मतलब होता है ना, जैसे अपना नेटवर्क होता है उसी तरीके से आगे से एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। तो इस तरीके के कहां पर नेटवर्क बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, तो जैसे हनुमानगढ़ है,
है ना। और हरियाणा का हिसार वगैरह जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ हो गया, हरियाणा तक फैले हुए हैं ये, ठीक है ना, ध्यान रख लें। हिसार तक तो हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर में भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि गंगानगर में नहीं मिलते। तो हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, हरियाणा के हिसार तक हो गया। तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः आप हनुमानगढ़ और हरियाणा वाला क्षेत्र याद रखिएगा। यहां पर किस प्रकार का मिलेगा, तो नेटवर्क बालू का स्तूप मिलेगा। हमने कितने बालू का स्तूप देखे हैं अभी, कौन कौन से देखे हैं? बरखान देखे हैं। बरखान क्या होगा, अर्धचंद्राकार होगा, उसका उल्टा कर देंगे तो पैराबोलिक हो जाएगा, महिलाओं के हेयरपिन जैसा हो जाएगा। अनुदैर्ध्य करें तो समानांतर हो जाएगा, अनुप्रस्थ करें तो लंबवत हो जाएगा, शीप की बात करें तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, शब्र काफिज हो जाएगा तो किसी झाड़ी के चारों तरफ हो जाएगा। समझ गए, किसी झाड़ी के चारों तरफ हो जाएगा। यदि अपन बात करें नेटवर्क की तो एक से आगे बालू का स्तूप आगे क्रमिक रूप से उनका विकास होता रहता है। हरियाणा और हनुमानगढ़ वाले गंगानगर वाले क्षेत्र में वहां पर आपको मिल जाएगा। हाँ, सबर काफीज वाले बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखना ही है। तारानुमा हो गया तो कोई भी यदि बीच में कोई कठोर चट्टान आ गई उसके चारों तरफ स्टार नुमा संरचना बना ली है, सूरतगढ़ हो गया, मोहनगढ़ हो गया जैसलमेर का, उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, नहीं है ना, समस्या नहीं है ना यहां तक? तो ये हम लोगों ने मेरे हिसाब सारे बालू का स्तूप देख लिया ना, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो देखो, नहीं है ना। बरखान देख लिया, सबर काफीस देख लिया, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ देख लिया, शीप देख लिया, पैराबोलिक देख लिया, तारानुमा, नेटवर्क और अवरोधक बालों का स्तूप, इतने तो हम लोगों ने देख लिए, इतने ही थे। कोई दिक्कत है? अभी लिखना हो तो आराम से, कोई आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हो आप में से तो आराम से वो लिख सकता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलो आगे चले। अब देखो आपके पीपीटी इसमें क्या लिखा है, अब आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, कपिल सर की किताब आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी, उसमें भी ये दिया हुआ है, देखो अब उसमें देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। यही दिया होगा और क्या दिया होगा, अलग थोड़ा ही होगा। देखो ये हम लोगों ने देखे थे भौतिक प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश की बात करी थी, शुष्क मरुस्थल की बात करी। अब देखो ये बालू का स्तूप हो गया हमारे पास, ये देखो बालू का स्तूप। तो देखो क्या लिखा है, बालू का स्तूप पवन के द्वारा मिट्टी के, अब देखो पढ़ के बता रहा हूं मैं इसलिए कि आपको बाद में यही तो नोट्स मिलेंगे तो आपको कोई जटिलता नहीं हो। देखो पवन के द्वारा मिट्टी के जमाव या निक्षेपण से बनने वाली संरचनाएं बालू का स्तूप कहलाती है, ये आपको नोट्स मिलेंगे। राजस्थान में 6 प्रकार के, मतलब कई प्रकार के लिख सकते हैं, 6 प्रकार लिखना जरूरी नहीं, कई प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। पहला आपने लिखा बरखाना, बरखान, बरखान तुर्की शब्द है, एस तुर्की और कुछ याद रखना नहीं है, तो अर्धचंद्राकार प्रकार के होते हैं ये बरखान, अर्धचंद्राकार संरचना वाले बालू का स्तूप होते हैं। ये मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान देते हैं, मरुस्थलीकरण में, मरुस्थल के विस्तार में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप, क्योंकि रेगिस्तान को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसके है सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है, करेक्ट। अब देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप हो गए। सर्वाधिक कहां है सर, जोधपुर के अंदर है, मैंने आपको डायग्राम से समझाया तो याद हो जाएगा। उसके बाद में सर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर है सर, जैसलमेर के अंदर है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान के विपरीत संरचना, झाड़ियों के सारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप, विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप पैराबोलिक है, ठीक है सर। उसके बाद में शब्र काफीज हो गए, है ना, उसमें क्या है, झाड़ियों के सारे निर्मित 9 चंद्राकार बालू का स्तूप, राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटा बालू का स्तूप है। विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में लगभग मिल जाता है, ज्यादा मिलता है जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में। तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा मिल जाएगा मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर के क्षेत्र में। ऊंचाई काफी होती है इनकी। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से शीफ प्रकार के बन जाते हैं, एक भुजा आगे बढ़ जाती है तो ये अनुदैर्ध्य प्रकार के होंगे, ध्यान रखना, इनकी प्रकृति याद रखना है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर, बस बोलो यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इस शुष्क, फिर अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल में बाद में आएंगे, पहले शुष्क मरुस्थल की कुछ विशेषताएं देखते हैं अपन। शुष्क मरुस्थल की कुछ विशेषताएं, शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं, कुछ कॉमन विशेषताएं देख लेते हैं इसकी, फिर आएंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो देखो इसकी कॉमन विशेषताएं क्या है अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल की। एक, इन क्षेत्र के अंदर आपको देखो भूगर्भीय जल पट्टी मिलेगी, भूगर्भीय जल पट्टी, नाम सुना आप लोगों ने? भूगर्भीय जल पट्टी का क्या मतलब है? देखो जैसलमेर वाला जो रीजन है, जैसलमेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मोहनगढ़, नाम सुना आप लोगों ने?
मोहनगढ़ अभी बताया था आपको। और एक क्षेत्र है पोकरण, एक मोहनगढ़ क्षेत्र हो गया और एक पोकरण क्षेत्र हो गया। जो ये मोहनगढ़ और पोकरण क्षेत्र है, इनके बीच में एक 60 किलोमीटर चौड़ी इस तरीके से एक लंबी पट्टी है, 60 किलोमीटर चौड़ी, 60 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है इस तरीके से। किसकी? मीठे पानी की, मीठे पानी की एक चौड़ी पट्टी है भूगर्भ के अंदर, यानी जमीन के अंदर एक मीठे पानी की पेटी। वैसे तो देखा जाए तो रेगिस्तान के अंदर, पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर खारा पानी मिलता है, लेकिन वो जो रेगिस्तान वालों क्षेत्र है, मोहनगढ़ और पोखरण के बीच वालों क्षेत्र है, इके मायने क्या है कि एक चौड़ी पट्टी है जगह के मायने मिठो पानी मिले। तो किसकी? भूगर्भीय जल, भूगर्भीय जल पट्टी, यानी मीठे पानी की पेटी। मीठा पानी मिलता है कहते हैं यहाँ पर, मीठे पानी की पेटी है यहाँ पर, मीठे पानी की पेटी, मतलब एक लाइन मान लो, पेटी का मतलब क्या। तो यहां पर मीठा पानी मिलता है। क्यों यहां पर मीठा पानी मिलता है? ऐसा बताया जाता है कि यहां पर कभी सरस्वती नदी बहती थी, ऐसा बताते हैं कि ये क्यों मीठे पानी है जबकि यहां पर सब जगह खारा है। तो ये माना जाता है कि सरस्वती नदी, सब जगह अपने यहाँ सरस्वती नदी को रखना चाहते हैं कि बहुत पवित्र नदी भी थी, सबसे ज्यादा जिक्र भी हुआ वेदों में। तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी का कहते हैं कि प्राचीन समय में प्रवाह था। तो सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण से, यदि यहां से सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र होता था तो सरस्वती नदी होगी तो फिर मीठे पानी की होगी। तो यही मानते हैं कि ये उसी सरस्वती नदी के ही अवशेष हैं ये भूगर्भीय जल पट्टी। तो 60 किलोमीटर चौड़ी है, मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण के मध्य विस्तृत है। और ये किसकी बेल्ट है? मीठे पानी की बेल्ट है। यहां पर एक नलकूप है, उस नलकूप का नाम है चंदन नलकूप। यहां पर एक नलकूप है, यानी एक हैंडपंप लगा हुआ है यहां इस तरीके से। उस चंदन नलकूप जो है वो थार का घड़ा कहलाता है, क्योंकि पानी की समस्या तो होगी ना यहां पर। तो चंदन नलकूप जो है, यहां पर एक नलकूप लगा हुआ है, उस चंदन नलकूप को थार का घड़ा बोलते हैं, याद रखना है। इस क्षेत्र के अंदर है वो थार का घड़ा। यानी यहां से कैसा पानी निकलता है सर? यहां से इस थार के घड़े से या चंदन नलकूप से मीठे पानी का स्रोत है ये, इस कारण से बोलते हैं। तो मीठे पानी का सोर्स है या मीठे पानी का स्रोत है ये, कौन? चंदन नलकूप। तो ये इस क्षेत्र के अंदर एक चंदन नलकूप है, जिसे थार का घड़ा बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलते हैं? थार का घड़ा बोलते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। यहां पर एक तरीके से और आप कुछ विशेषताओं में देखोगे तो इसी क्षेत्र के अंदर एक घास मिलती है, ध्यान है, शेवण घास बोलते हैं जिसको। शेवण घास हो गई, लिल्लोण घास हो गई, ये घास भी इसी क्षेत्र में आपको दिखेगी। शेवण घास हो गई, लिल्लोण घास हो गई, और कहते हैं ये बहुत ही अत्यधिक पौष्टिक घास है। ये जो घास है अत्यधिक, लिख रहे हैं ना आप सारी चीजें, मैं इसलिए हर एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप बना लेंगे। और हाथ से बनाए हुए नोट्स है ना, हमेशा काम आएंगे, फिर आपको जटिलता महसूस नहीं होगी, याद करना भी आसान होता है। यहां पर शेवण या लिल्लोण घास है, शेवण या लिल्लोण घास पाई जाती है। ये जो शेवण या लिल्लोण घास है ये अत्यधिक पौष्टिक है, पशुओं को खिलाई जाती है। तो अत्यधिक पौष्टिक घास है। अब घास थे तो खाओ बनी है, अत्यधिक पौष्टिक घास है ये शेवण या लिल्लोण घास। इस क्षेत्र के अंदर ये घास है, ध्यान रख लेना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी जैसलमेर वाले रीजन में आपको एक अक्कलवुड फॉसिल पार्क मिलेगा। ये जो शुष्क प्रदेश है, नाम सुना आप लोगों ने? अक्कलवुड फॉसिल पार्क, यानी लकड़ी के अवशेष, अक्कलवुड फॉसिल पार्क। ये जो अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, इसमें प्राचीन लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? प्राचीन लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन कौन से काल के सर? जुरासिक काल के। प्राचीन लकड़ी के अवशेष कौन से काल के हैं सर? कौन से काल के हैं सर? ये जुरासिक काल के हैं। अभी भी कई बार जो है ना जुरासिक काल के हैं, याद रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से काल के? जुरासिक काल के। तो ये मैंने, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे से पढ़ी उनको पढ़ाया मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, सीधा डायरेक्ट याद रखो। तो जुरासिक काल है, जुरासिक काल के अवशेष माने जाते हैं। कौन से? प्राचीन जो लकड़ी के अवशेष है। ये जो जुरासिक काल था ये डायनासोर का काल माना जाता है। कहते हैं इस समय खूब डायनासोर होते थे। हाँ, तो डायनासोर होते थे, तो ये डायनासोर का काल है। तो यहाँ पर डायनासोर के भी कहते हैं अवशेष माने जाते हैं, यहाँ पर डायनासोर के भी अवशेष मिले। ठीक है भाई, जैसे डायनासोर वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में थे, लेकिन अपने यहाँ भी तो डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ये कौन सा है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क वाला रीजन है। इसी क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक सांप की नस्ल मिलती है। कहते हैं कि आंतरों सांस पीजे, वो सांप की जो है वो पीवणा, कहते हैं कि सांप मिलता है इस क्षेत्र में। पीवणा कहते हैं, सांस ने नहीं, वो सांस ने पीजे, तो इसको इसलिए इसको पीवणा सांप बोलते हैं। तो पीवणा सांप के लिए भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने एक तरीके से आप बताओगे ना, ये जो क्षेत्र है गोडावण की शरण स्थली भी कहलाती है। गोडावण मिलता है यहाँ पर, तो गोडावण की शरण स्थली के रूप में भी जानते हैं इसको, गोडावण की जनन स्थली के रूप में भी जानते हैं इसको, है ना। गोडावण की शरण स्थली या गोडावण की जनन स्थली, ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये यहाँ पर मरु राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है। ये मरु राष्ट्रीय, वहीं पे अक्कलवुड फॉसिल पार्क मिलेंगे, वहीं पीवणा शाम मिलेगा, वहीं ये शरण स्थली। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जिसका विस्तार
जैसलमेर बाड़मेर दोनों के अंदर है। ये हमारे पास में वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य मरू राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क नहीं है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है मरू राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ध्यान रखना, नाम लिखा है राष्ट्रीय उद्यान लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये नेशनल पार्क नहीं है, नाम लिखा है सिर्फ। तो ये गोडावण की शरणस्थली है, जनन स्थली भी माना जाता है इसको। और ये ध्यान रखना है कि ये मरू राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। पियोना शाम मिलेगा, अकलूड फॉसिल पार्क मिलेंगे, प्राचीन लकड़ी के अवशेष हैं, जुरेसिक काल से संबंधित है, डायनासोर के अवशेष यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा अपन लोगों ने देखा था कि एक भूगर्भीय जल पट्टी मिलेगी। शुष्क मरुस्थल की विशेषताओं में हमने देखा कि एक भूगर्भीय जल मिट्टी भूगर्भीय जल पट्टी मिलेगी जो मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक विस्तार है। यहाँ पर 60 किलोमीटर चौड़ी है, मीठे पानी का स्रोत है, चंदन नलकूप है, थार का गड़ा या मीठे पानी का स्रोत माना जाता है। यहाँ पर शेवण या लिलोण घास है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा यहाँ पर एक और ध्यान देना है, पलाया, जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसलमेर वाला, इस क्षेत्र में आपको पलाया झीलें मिलती है। ये ध्यान रखना, झीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें कभी एक से क्वेश्चन पूछ लेगा। पलाया झीलें, पलाया झीलें क्या है? अस्थायी झीलें हैं। ये कौन से क्षेत्र में मिलेगी? मरुस्थलीय जिलों में। पलाया झीलें क्या होती है? पलाया झीलें ये देखना, नखलिस्तान भी बताता हूं भी। पलाया झीलें जो है वो क्या होगा, इस तरीके से मान लो रेत के टीले हैं। यदि इस तरीके से रेत के टीले हैं, उन रेत के टीलों के बीच में मान लो कि बारिश के समय पानी इकट्ठा हो गया, तो ये यहां पर अस्थायी झीलें बन जाती है। परमानेंट तो नहीं बनेगी, लेकिन यदि बारिश के मौसम में यदि अस्थायी झीलें इस तरीके से बन जाती है, तो इस अस्थायी झीलें जो है, ये अस्थायी झीलें हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पलाया झीलें। जब ये पानी वगैरह सूख जाता है यहाँ पर, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, रन या टाट शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो ये पलाया झीलें हो गई, रन हो गया, टाट हो गया, ये हो गया। कहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक कृषि भी की जाती है, विशेष प्रकार की कृषि की जाती है। उस विशेष प्रकार की कृषि का नाम खड़ीन है, ये भी याद रखना है। खड़ीन कृषि की जाती है, इन्हीं ये जो क्षेत्र है जैसलमेर के पलाया झील वाले, कहते हैं यहाँ पर जो खड़ीन खेती की जाती है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सर, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो ये जो खड़ीन के कृषि है, ये पालीवाल ब्राह्मण जो है वो इस खेती को करते हैं। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण जो है, जैसे चना हो गया, रबी की फसलें हो गया, है ना, आपके पास में गेहूं हो गया, या जैसे आपके पास में सरसों हो गया, इसकी खेती करते हैं। चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, रबी की फसल वगैरह कहते हैं, इसका लगाते हैं यहाँ पर। चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब लगाते हैं। और पालीवाल ब्राह्मण जो है वो यहाँ पर खेती करते हैं, उस खेती का नाम खड़ीन है, यानी खड़ीन नाम बोलते हैं इसको। करते कौन है? पालीवाल ब्राह्मण इन क्षेत्रों में करते हैं। ये झीलें हैं जिन्हें पलाया झीलें बोलते हैं। यहाँ पर सूख जाती है तो इसके लिए रन या टाट शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सर आपके नोट समझ नहीं आ रहे, कैसे आ रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ? क्रेटर झील कौन सी है? क्रेटर झील ये नहीं है बेटा, क्रेटर झील वहां पर है माउंट आबू वाले क्षेत्र में, ठीक है। सर नोट्स क्यों नहीं बनवा रहे? अरे मतलब लिखूं? नोट्स ही तो बना रहा हूं, हर चीज तो बोर्ड पे लिख रहा हूं। सब तो लिखवा रहा हूं, हैं? नोट्स क्यों नहीं बना रहे? तो सब तो लिखवा रहा हूं मैं, और कैसे बनवाए नोट्स? आप बताओ सर ऐसे बनाओ, फिर आपको पीडीएफ देंगे, उसमें सब लिखा हुआ है। जैसे अभी मैंने जितने बालू का तो पढ़ाए सब तो अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ, आप ले लो। और कैसे बनवाए नोट्स बताओ? तो ये जैसे पलाया झीलें, ये स्थायी झीलें बता दिया ना आपको, रन और टाट बोलते हैं इनको। इसके अलावा अपने यहाँ पर खड़ीन कृषि की जाती है। कौन करते हैं? तो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं यहाँ पर। किसकी? चना, गेहूं, सरसों, इनकी खेती होती है। तो सर कैसे बनाए? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे बनाने, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे। समझ नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं, बाद में जब पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं। अरे ऐसा होता है? हाँ तो भाई थे समस्या पैदा करती, कोई बात नहीं। यदि इतना समस्या हो रही है तो देखो आपके पास में नोट्स है। कहीं बात कर दी टाप रहा, ये नोट्स नहीं है क्या? देखो ये लो, ऐसे ऐसे तो समझ में आ जाते हैं ना। देखो ये सब आपको बना के दिए हुए नोट्स हैं, ये पीपीटी डलवा दूँ, पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, ठीक है? ये तो ठीक है, ये तो बना लोगे आप। देखो जो मैंने जितना पढ़ाया वो सब यहाँ देखो लिखा हुआ है। यदि आप इस फॉर्म में देखना चाहते तो ये नोट्स है आपके।
ये देखो ये अच्छे से नोट्स है, आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में चाहिए तो ये रहे नोट्स। ठीक है बेटा। गुड़ गोबर क्यों हो गया देखो, ये देखो ये पैराबोलिक हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया, ये देखो ये बरखान हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, ये देखो सब तो लिखे हैं। वालों का स्तूप हो गया एकदम पूरे, देखो सर्वाधिक वालों का विस्तार जैसलमेर में, आप जैसे चाह रहे हो वैसे देखो ये रहा। प्री के टाइम पढ़ाते थे वैसे नहीं पढ़ा रहा अभी। प्री के टाइम कैसे पढ़ा था, प्री के टाइम कैसे पढ़ाता था, अभी नहीं पढ़ा रहा वैसे। प्रेशर बदल गए मतलब। ऐसे ठीक है तो ऐसे बना लो आप, ऐसे बना लो आराम से, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, घर पे बैठ के आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्री में कैसे पढ़ाता था, मैं ऐसे पढ़ा रहा था प्री में। प्री की क्लास में कुछ स्पेशल पढ़ा रहा था क्या मैं खुद ही पता ही नहीं है। ये सब लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, देखो आगे लिखा मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखो ये सब लिखा मिलेगा आपको, टेंशन मत करो। शेखावटी प्रदेश को छोड़ देते हैं, बांकापट्टी को छोड़ देते हैं, पलायस झीलें देखो, ये देखो खड़ी झीलें, हम देखो अब देखो ये पलायस मरुस्थल में वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें, सर्वाधिक विस्तार का जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। बोलो अब क्या दिक्कत है। अच्छा हंसी मजाक कम करो, हंसी मजाक ज्यादा करो। ठीक है अब देखो बाल संवाद में रन और टाट मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय व दलदली झीलें, वही सूख जाती है लवणीय झीलें बन जाती है, तो हो गई, समझ गए। वो तो लिखा था ये बाद में बताऊंगा आपको, ये बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, नकली स्थान वगैरह भी बताना है, वो नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। नलकूप चंदन नलकूप नहीं लिखा होना तो चाहिए था, चंदन नलकूप भी नहीं है तो कोई बात। बाकी तो देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई है ही, हर चीज़ लगभग 90% चीज़ें लिखी हुई है इसमें, आपके नोट्स में 90% चीज़ें लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे अब लूनी बेशन में जो नागौर उच्च भूमि में सब पढ़ाऊंगा तो वो लिखा हुआ ही हो जाएगा। हाँ बदल गया। ये आज के लिए मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, आज हमारी क्लास ले ली। अच्छा देखो एक चीज़ समझो, आप एक बात को आपको समझना पड़ेगा, इंसान मशीन तो है नहीं, इंसान है। तो प्रीलिम्स की जो चीज़ें थी वो फैक्चुअल होती है बहुत ज़्यादा, मानते ना। और फैक्चुअल को यदि बहुत सीरियस होकर के पढ़ाया जाए ना तो बच्चा हो जाता है बोर। अब पढ़ा किसको रहे, सुबह किसकी क्लास होती है, आरिस मेंस की होती है, शाम को भी किसकी होती है, मेंस की होती है। हम ये मान के चल रहे बच्चे भी उसमें गंभीर आते हैं, सिलेबस भी उसका गंभीर है, आंसर राइटिंग में क्या मजाक करें। अब वो जो चीज़ है उसमें आंसर राइटिंग में तो उसमें मजाक तो हो नहीं सकती, आपको तो पैटर्न सिखाना पड़ेगा। तो अब आपको वो लग रहा है कि वो मजाक क्यों नहीं है जो फैक्ट्स सर याद करवा देते, मेरे को लगता है आपका दिमाग यहाँ पर है कि सर वो तो उस टाइम पे तो सब याद करवा देते थे, तो ऐसे ऐसे अनु अनु जोधपुर के मायने खड़ी है, वो बात तो सर बताई क्यों नहीं मैंने, अनु जोधपुर के मायने खड़ी है, अनु प्रस्थ हो गया जोधपुर में, प्रस्थ मतलब खड़ा होना मतलब लंबोते वो बात दर्द है, मेरे को पता है तुम्हारे, इतना इससे ज़्यादा कुछ हैं। शेखावाटी के मायने बरखा ज़्यादा लागे, ज़्यादा बरखा घट लागे, शेखावाटी के मायने लागे, मतलब तुम लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हो, तो ठीक है कल करेंगे फिर के हैं। यदि आप वही चीज़ मिस कर रहे हो तो वो करवा देंगे। वैसे सब अच्छे बच्चे आ गए, गंभीर हो गए, पुराने बच्चे चले गए, वो उनको जरूरत ही नहीं है, मेरे को क्या पता था आपको वही टेस्ट पसंद है। हाँ नहीं नहीं समझा तो मैं उतना ही रहा हूँ, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पूरा समझा रहा हूँ, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, एक एक लाइन बोल रहा हूँ। इसमें अभी नए जिले ऐड करने की जरूरत कहाँ पड़ी मेरे लाल। हम्म कहाँ ऐड करोगे नए जिले, नए जिले की बात तो कुछ बताई नहीं। फलोदी बताया, देखो आपको बता दिया कौन सा क्षेत्र है, फलोदी बालोतरा पोखरण, वो बता दिया आपको नए जिले हैं। साथ साथ लिखा है बेटा, लिखा हुआ देख, ये सब लिखा हुआ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैं अभी पीडीएफ डला दूंगा, तुम आराम से बैठ के लिखो। लिखने में प्रॉब्लम है ना तो ये लिखो आराम से, आप इसके नोट्स बनाओ, अभी डलवाता हूँ, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली अभी डलवाता हूँ, आज वाली पीडीएफ भी डलाता हूँ, तो समझने के लिए बना सकते हैं आप, और बाद में ये आपको यदि आपको डिटेल में लिखना है तो ये, क्योंकि सब लिखा हुआ ही है। अब तो ऑनलाइन के जमाने में तो पीडीएफ मिल रही है, अभी डलवा देता हूँ 5 मिनट में खड़ा रह के, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना।
ये पीडीएफ डलवा दूँ फिर लिख लोगे ना आप? मैं ये बोल के लिखाऊंगा तो इसके बजाय कि आप आराम से लिखो, देखो ज़्यादा सुंदर सुंदर राइटिंग है। बोलो, यही समस्या है तो एक बार एक करो, फिर और कोई सुझाव होगा तो मानेंगे आपका, कोई इश्यू नहीं। तो एक बार ये मैं आपको डलवा देता हूँ, कल वाली आपको पीडीएफ मिली नहीं है। हाँ बबलू जी समझ गया बेटा आपकी बात को, तो एक बार आप लो, तो डायग्राम से मैं बता ही दे रहा हूँ, उसमें आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो साइड में अच्छे से लिख लो, आधा घंटा टाइम आप एक्स्ट्रा दो। अच्छा नोट्स, ऐसे नोट्स नहीं होते क्या? पता नहीं आप क्या सोच। अब देखो इसमें, देखो ये नोट्स नहीं है क्या? देखो अक्लूड फॉसिल पार्क, हम तो इसी को नोट्स मानते थे, प्राचीन लकड़ी के अवशेष हैं ये, जुरेशिक काल से संबंधित है, यहाँ पर डायनासोर के भी अवशेष मिलते हैं, ये नोट्स नहीं मानते आप इसको? ये ठीक है। यहाँ पर पीवड़ा सांप की प्रजाति मिलती है, वडावन के शरणस्थली या जननस्थली भी बोलते हैं, इसको नहीं मानते क्या पीडीएफ? नोट्स नहीं मानते क्या इसको? है शुष्क मरुस्थल में और विशेष भूगर्भीय जल पेट्टी, कहाँ से कहाँ के बीच में, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में। यहाँ पर एक नलकूप है जिसको चंदन नलकूप बोलते हैं, उसको थार का गड़ा बोलते हैं क्योंकि वो मीठे पानी का स्रोत है। इसको पीडीएफ नहीं मानते आप लोग, इसको नोट्स नहीं मानते क्या? पता नहीं किसको नोट्स मानते हैं, हर चीज़ तो लिख रहा हूँ, 60 किलोमीटर चौड़ी है, मीठे पानी की पेटी है, और क्या लिखना होता है बताओ आप? है शेवण या लिलोण घास यहाँ पर मिलती है, अत्यधिक पौष्टिक घास है, पशुओं को खिलाई जाती है। आप किसको नोट्स मानते हैं? मैं तो नहीं समझ पाया आपकी बात को, फिर भी कोशिश करूंगा कल और इसको डिटेल से लिखूं, लेकिन आपकी बात मैं कहना क्या चाह रही हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। देखो भौतिक विभाजन है, इसमें हमने ये लिखा सारा है। अब देखो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप मुक्त है, बालू का स्तूप युक्त है। अब देखो ये बालू का स्तूप है, तो जैसे इसमें हमने बरखान लिया हुआ तो अर्धचंद्राकार रूप में है, वायु की दिशा ये है तो इस तरीके से बनेंगे, अत्यधिक गतिशील है, स्थानांतरणशील है, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है, मरुस्थल का मार्च इस इन्हीं के कारण से में सर्वाधिक योगदान इनका है। तो कौन सी बात मिस करी है अपन लोगों ने बताओ? अच्छा ये क्या लिखा मैंने? ये पूरी बात लिख दी बरखान की, एक भी बात जो आप इसमें नहीं, नोट्स में नहीं है। पीडीएफ तो दे ही देंगे, पीडीएफ तो भी दिलवा देता हूं। फिर देखो आप, अब यहाँ देखो जैसे आपके पास में अनुदेर दे बालू का स्तूप, तो ये क्या लिखा? वायु की दिशा में ही होते हैं, समानांतर होते हैं, वायु की दिशा में ही बालू का स्तूप का निर्माण होता है, या वो समानांतर होते हैं। 3 बार लिखा बालू का स्तूप की दिशा में, वायु की दिशा में ही बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उसके समानांतर होते हैं, लिखा ना। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। आप किसको नोट्स मानते हो मेरे को बताओ आप? अनुप्रस्थ के बारे में मैंने क्या लिखा? वायु की दिशा के लंबवत बालू के स्तूपों का निर्माण होता है। बताओ, वायु की दिशा के लंबवत डायग्राम बना दिया फिर, है ना। फिर यहाँ पर लिखा सर्वाधिक कहाँ पर है, तो जस जोधपुर के अंदर है। आप बताओ किसको नोट्स मानते हैं आप मेरे को? आप बताओ कि सर ये चीज़ आप ऐड करो यहाँ पर। पैराबोलिक है तो महिलाओं के हेयरपिन के समान होता है, वायु की दिशा ये है तो उसी तरीके से बनेंगे, सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी प्रकार के पाए जाते हैं। पीपीटीशन में पढ़ाई कर रहा हूँ, पीपीटीशन में पढ़ाता ही नहीं हूँ, मतलब पता नहीं क्या कह रहे। पीपीटीशन में पढ़ाता ही नहीं हूँ, कहाँ पढ़ा है मैंने? अभी भी कहीं भी पीपीटी से पढ़ाया कहाँ है वो? अब देखो दारानुमा बालू का स्तूप, तो ये स्टार बना दिया, इस तरीके से बनेगा। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा। एग्जाम में जो चीज पूछेगा ना वो सब बोर्ड पे लिखी हुई है। सब्र काफिज है तो अवरोधक देखो ये इस तरीके से बनेंगे ये। हाँ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं तो कि झाड़ियाँ का डायग्राम बना दिया सर, आपको लिखना चाहिए था झाड़ियों के आसपास अर्धचंद्राकार रूप में जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उन्हें सब्र काफिज कहते हैं। अरे पीपीटी से कौन पढ़ा रहा है पागलो, ऐसे बोले जा रहे हो? पीपीटी से मैं तो बोलता ही पढ़ाता ही नहीं हूँ। कौन सी बात पीपीटी से पढ़ाई? मैं तो लास्ट में बोलता हूँ, पीपीटी से एक भी बात नहीं पढ़ाई मैंने तो। पीपीटी से मत पढ़ाओ सर, पीपीटी से मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। 1 घंटे में 1 मिनट भी मैंने पीपीटी यूज ही नहीं करी है। ऐसे चैप रहे हो तुम लोग, इसका मतलब तुम्हारी बात पे कोई बात मतलब नहीं है, ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हारी बात। पीपीटी से मैं पढ़ाता ही नहीं, खुद मेरे से पढ़ाया ही नहीं जाता। कौन सी बात? मैं तो सब तो बोर्ड पे लिखा है पीपीटी से मत पढ़ाओ सर, पीपीटी से मैं पढ़ाता ही नहीं। इसका मतलब तुम लोगों को कुछ पता होता है नहीं, चुपचाप पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। फालतू बातें करो। ये नोट्स आपको दे देंगे। मैंने कौन सा पीपीटी से तो पढ़ाता ही नहीं हूं मैं खुद, मेरी आदत में शामिल नहीं है पीपीटी से पढ़ाना, मैं तो सब तो बोर्ड पे लिखता हूँ। फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि देखो ये सब वहाँ लिखा हुआ है, पीपीटी से थोड़ा कुछ पता तो है नहीं, ऐसे बोलते रहते, मतलब बोलना है तुम लोगों को, बात सुननी नहीं चाहिए तुम्हारी। लास्ट का कंक्लूजन ये है कि तुम्हारा निष्कर्ष नहीं, मैं जैसे पढ़ाऊँ वैसे पढ़ो।
ये भी हाथों हाथ ये पीपीटी डालते ना, इनके कुछ पता है नहीं, ऐसे बे कर रहे। मैंने सोचा कुछ काम की बात कह रहे हैं आप, कुछ कह ही नहीं रहे। पीपीटी से मत पढ़ो, पीपीटी से मैंने एक लाइन नहीं पढ़ाई आज की क्लास में, एक शब्द पीपीटी से नहीं पढ़ा है मैंने। पीपीटी से पढ़ो, एक शब्द भी पीपीटी से नहीं पढ़ा है आज की क्लास में मैंने। शब्द तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, कौन सा पीपीटी से पढ़ा दिया? सारे बालों का स्तूप पढ़ाने के बाद में मैंने बांचे पीपीटी से मत पढ़ो। कुछ पता नहीं तुम लोगों को, तो पागल करोगे, छोड़ो, बंद करो इस क्लास में।